हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससीटी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी जान रहे हैं कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बेहतर कर रहे हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ में आपने थंबनेल देखा है तो आप समझ ही गए होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं इंडियन मानसून। भाई मानसून, आप इसे हिंदी में सावन कहिए। सावन पे बनने वाले बहुत सारे गीत होते हैं। सावन एक मतलब कहा जाता है कि जो बारिश का मौसम है, ये बारिश का मौसम कई तरह से कई सारे त्यौहार आते हैं। इसमें त्योहारों का मौसम होता है, बहुत सारी हरियाली का मौसम होता है। आप कह सकते हो कि बहुत सारी हरियाली है, त्यौहार हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप युवा हैं तो आपके मन में बड़ा उन्माद होता है। स्वाभाविक है कि उन्माद मन में होना तय है। बारिश है, मैंने खुद लिखा है, बारिश बहुत पसंद है। इसमें पकौड़े खाना, वो चाय की चुस्कियाँ लेना, उसी में से एक है जैसे कि हम कहते हैं कि ये बारिश का मौसम, ये भीगी हवाएं मेरी आवारगी को हद से ज़्यादा बढ़ाएं। उनकी मौजूदगी का एहसास इन फ़िज़ाओं में है, हम खुद को बहकने से कैसे बचाएं। तो आप समझ सकते हैं ना कि इस मौसम का अपना अलग मिजाज है। शायराना अंदाज़ रखिए। फ़िलहाल हमें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये तो आपका शायराना अंदाज़ थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहेगा। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो बारिश है हमारे यहाँ की, जो बहुत ही ख़ास है, तो ये बारिश ख़ास क्यों है, किस तरह की बारिश होती है, और अगर आपको अच्छी खासी बारिश देखनी है तो आप कहाँ जाएं, देश के किस हिस्से में जाएं कि आपको बारिश अच्छी खासी देखने को मिले। और इसी के हिसाब से आपको ये भी पता चलेगा कि आप जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ कितनी बारिश होती है। आज के बाद से आपको इन सारी चीज़ों में डाउट नहीं रहेगा। आप सभी को पता है कि लास्ट में हम कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के 10+, 15+, 20+, अलग अलग टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस टॉपिक में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपके एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, जो कि हम सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। ध्यान से देखिए, जलवायु, क्लाइमेट। देखिए भाई, अगर आप क्लाइमेट को नहीं समझेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे यहाँ का मॉनसून कैसा है। मॉनसून को समझने के लिए आपको क्लाइमेट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, ये क्लास 4-5 के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। 4 से लेकर क्लास 9 तक की इसकी डेफिनेशन क्लाइमेट की पढ़ाई जाती है। बस जो डेफिनेशन होती है वो विस्तृत होती जाती है। जो डेफिनेशन है उसका विस्तार होता जाता है। तो समझते हैं कितने विस्तृत रूप में ये चलती है। क्लाइमेट डिसाइड करना बहुत सारे फैक्टर्स के हाथ में आता है। जैसे सबसे पहली बात आती है टेम्परेचर, कि जिस जगह का आप क्लाइमेट पूछ रहे हैं उसका टेम्परेचर कैसे होगा। हवाओं की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये जो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहिएगा। रेनफॉल कितनी होती है वहाँ पे क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए। और एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एयर प्रेशर आपकी डिपेंड करता है कि एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड आप सभी को पता है, एल्टीट्यूड होती है हाइट। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं कह रहा हूँ, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि कितनी हाइट पे है, कितनी ऊंचाई है, या कितना समुद्र तल से ऊंचा है। जी हाँ, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। और वहीं वेदर की बात करें तो वेदर आपको पता है, कहते हैं ना कि कैसे नहीं है कुछ लोग कि तुम्हारी फितरत मौसम की तरह है जो हर क्षण बदल जाती है, हर पल बदल जाती है। कुछ इंसान का व्यक्तित्व भी वेदर की तरह होता है। आप पता नहीं कर सकते कि अगले क्षण वो किस तरह के होंगे। तो वही वेदर है। वेदर फिनोमिना क्या है, इसे आप कहते हैं डे टू डे चेंजेस। डे टू डे चेंजेस इन योर सराउंडिंग। एक ही दिन में जो आपके आसपास के क्लाइमेट एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होते हैं डे टू डे, उसे आप वेदर कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाँव, कभी तेज हवाएं। वहीं पे तो वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है। आपके एटमॉस्फेयर की जो सिचुएशन हर 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाती है, उसे वेदर कहते हैं। हालांकि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है। मतलब इन्हीं वेदर कंडीशंस को कम से कम 20 से 25 ईयर तक स्टडी किया जाता है। और स्टडी करने के बाद एक एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज के बिहाफ पे कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है। देखिए, वेदर हमेशा छोटे एरिया का होता है। क्लाइमेट एक डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है,
एक स्टेट का हो सकता है, एक कंट्री का हो सकता है, क्लाइमेट एक कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लाइमेट एक बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, वहीं वेदर एक बहुत ही नैरो प्रोस्पेक्टिव है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बदलते हैं और समझते हैं, इसे हम कई कई जगह रिलीफ फीचर कहा जाता है। रिलीफ फीचर का मतलब सीधी बात, वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी चीज़ के बनने या बिगड़ने में मदद करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है डिसाइड करने की, उन्हें हम रिलीफ फीचर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए समझते हैं। भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे। भारत की जलवायु के बारे में अगर आप बात करें कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, देखिए नाम भी है जल और वायु, मतलब पानी और हवा के मिश्रण से ही ये डिसाइड होता है। पानी और हवा के मिश्रण से ही डिसाइड होता है, इसलिए इसे जलवायु कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो सनी है, क्लाउडी है, इंडिया का पूरा मैप आपके सामने बना हुआ है। इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाया है तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। कैसे, देख लीजिए। आप कहते हैं कि सर ये इक्वेटर है, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं या क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और आप इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक है, भारत के सिचुएशन ये देखिए बड़े ही अच्छे वे में है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको भारत आसानी से दिख जाए। ये भारत के सिचुएशन है, थोड़ा सा भाई रफली बनाया है, ये भारत की सिचुएशन है। आप ध्यान से देखें तो इक्वेटर के भी बहुत नज़दीक है। हमारा क्या है लैटिट्यूड, 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है नॉर्थ से नॉर्थ का। वहीं आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो 68 डिग्री समथिंग मिनट 4 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री मिनट, मुझे नहीं याद आ रहा अभी यहाँ पे, ये ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। ये क्या है हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, राइट, लॉन्गिट्यूडनल, ओके, लॉन्गिट्यूड है। और ये हमारा ये जो एक्सटेंट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको समझिए, इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से होके जाती है। तो हमारा ये एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है, इसको आप ध्यान से समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये एरिया कहीं ना कहीं किस जोन में आ गया, ट्रॉपिकल जोन में आ गया। ट्रॉपिकल जोन में क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न ये जो हिस्सा है इसे ट्रॉपिकल इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण का मतलब गर्म, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल इलाका कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो ये मानसून का मैक्सिमम पार्ट है इंडिया का, आधे आध समझ लीजिए, ये किस में आ गया, ट्रॉपिकल एरिया में आ गया। ठीक है, और देखिए 3 साइड से हम सी से सराउंड है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं जो ऊपर का इलाका है, वैसे तो माना जाता है कि 23 से लेकर 66.5 तक ये जो एरिया होता है इसे टेम्परेट इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। लेकिन टेम्परेट कहना उतना सही नहीं बनता। उसका कारण क्या है कि ये जो हमारा इलाका, ये वाला जो जम्मू कश्मीर का ये जो लैटिट्यूड है 37 वाला, इतने इलाकों को डायरेक्ट टेम्परेट ना कह के सेमी टेम्परेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी टेम्परेट कहते हैं। ठीक है, मतलब अर्ध शीतोष्ण कह सकते हैं। टेम्परेट को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कहा जाता है। तो ये पूरा शीतोष्ण ना होके, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। वहीं जब आप कह रहे थे कि मतलब 35 के ऊपर जाइए तो टेम्परेट में आने लगते हैं। तो 35 के ऊपर तो हमारे कुछ 2 ही राज्य आएंगे, ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाले इलाके जो हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो तीनों हैं, हिमाचल प्रदेश, JNK एंड लद्दाख, ये ध्यान से देखा जाए तो ये प्रॉपरली टेम्परेट जोन में आते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह देखने को आपको मिलती है। तो मोस्ट एरिया कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल के आसपास घूमता है। तो इन लैटिट्यूड के बिहाफ पे हम अपने आप को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आगे समझते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबिक लैंग्वेज से हुई है। अरबिक लैंग्वेज में से आई है, क्योंकि भाई अरब आए, इन्होंने ही सिंधु को हिंदू कर दिया, इंडी कर दिया, अंडरस्टैंड, ऐसे ऐसे लैंग्वेज चेंज आती है। तो जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। मतलब सीधी बात है, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड,
सन के अराउंड घूम रही है। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज करती है वैसे वैसे हवाओं में विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है, और विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है और सन की अर्थ की पोजीशन सन के प्रोस्पेक्टिव में चेंज होती है, और इससे क्या होते हैं, सीज़न आते हैं। क्या आते हैं, सीज़न आते हैं, जिसे आप कहते हैं कि मौसम बदल रहा है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कुर्सी की पेटियां बांध ले मौसम बदलने वाला है, डायलॉग है कहीं मूवी का। ठीक है, किसी भी स्थान या देश की जलवायु किस पे डिपेंड करती है, रिलीफ फीचर पे। आइए, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल एरिया। मतलब अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल एरिया, कि अगर आप भारत की बात करें तो ये जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं, समुद्र के किनारे एकदम किनारे जो कोस्टल सिटी होती हैं, तो कोस्टल सिटी जो होती हैं, तटीय इलाके, कोस्टल सिटी जो होती हैं, तटीय इलाके, इनका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी, मुंबई हुआ, सूरत हुआ, चेन्नई हुए, कोलकाता हुए, यहाँ पे ठंड का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्री हवाएं हैं, समंदर का पानी है, उससे फ़र्क हो जाता है। वहीं अगर आप बीच में आती हैं, जैसे अगर यहीं गुजरात के कोस्टल एरिया, इन कोस्टल एरियाज़ को अगर आप छोड़ दें और आप यहीं दिल्ली आ जाएं, तो दिल्ली का क्लाइमेट, मैदानी इलाकों का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट माना जाता है। एक्सट्रीम कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर गर्मी पड़ती है तो ज़बरदस्त, ठंडी पड़ेगी तो भी ज़बरदस्त पड़ेगी, तो हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल का होगा। नथिंग इज़ लाइक मॉडरेट। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान तो उसका वो स्थान किस लैटिट्यूड पे है जी, बहुत मैटर करता है। अगर वो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे हो तो वो तो शीतोष्ण में आ गया और आर्कटिक सर्कल में चला गया, तो उसकी जलवायु अलग होगी। अगर कहीं वो इक्वेटर पे है तो रेन फॉरेस्ट में आएगा। देखिए 10 डिग्री, देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में सारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया का ये जो वेस्टर्न घाट अभी आप देखेंगे ये वाला, ये उन्हीं लैटिट्यूड्स में आता है। तो हमारे इंडिया के इन निचले हिस्सों में और यहाँ अंडमान निकोबार में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इंडियन वेजिटेशन के ऊपर आपका रिकॉर्ड हो चुका है, शायद आपको मिल भी जाए प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे देखिएगा कि कैसे पाए जाते हैं। दूसरा, वह स्थान की ऊंचाई क्या है। आपको पता है कि ऊंचाई के साथ एयर प्रेशर घटता है। एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब जितना आपके ऊपर प्रेशर, जितना आप एयर प्रेशर आपको समंदर के किनारे मिलेगा, उतना हिमालय की पहाड़ियों पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ये चेंजेस आते हैं। दूसरा, वहाँ पे पहाड़ों की स्थिति क्या है। अब आप सोच रहे होंगे पहाड़ों की स्थिति क्या है, तो यार ध्यान से समझो कि ये क्या है, ये अरेबियन ओशन है। ध्यान से देखो, ये अरेबियन सी है, ये क्या है, अरेबियन सी है, और ये क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये नीचे आपका क्या है भाई, आप कहोगे सर इंडियन ओशन है। अब यहाँ से क्या होती है, मॉनसून विंड्स जो होती हैं यहाँ से वाटर कैरी करके क्लाउड्स जाते हैं, क्लाउड्स यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आते हैं। वेस्टर्न घाट पे हैवी पहाड़ है, वहीं ईस्टर्न घाट पे छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो जब पहाड़ हैं तो पहाड़ों पे टकरा जाते हैं, पहाड़ों से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। जब ये पहाड़ों से टकराते हैं उस समय क्या होता है, इनमें हैवी वाटर वेपर बहुत हैवी होता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो पहाड़ से टकराते ही बारिश कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है राजस्थान की अरावली रेंज। राजस्थान की अरावली रेंज के आसपास में अच्छी बारिश होती है। वहीं और क्योंकि यहाँ से जो मानसून जाता है इस अरावली रेंज से टकरा के इधर बारिश करता है और इधर पंजाब हरियाणा की तरफ बढ़ जाता है, और वेस्ट राजस्थान और वेस्ट पार्ट ऑफ गुजरात, वेस्ट राजस्थान एंड जीजे गुजरात, आरजे एंड जीजे, ये दोनों क्या रह जाते हैं, ये दोनों ड्राई रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों की सिचुएशन ऐसी है कि ये विंड्स को मोड़ देते हैं। वहीं अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे मेघालय के पास, तो ये गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, बे ऑफ बंगाल से उड़ते ही हवाओं को रोक देती हैं, और जैसे ये हवाओं को रोकती हैं, हैवी बारिश वहाँ होती है मानवांसी राम और चेरापूंजी में मेघालय के। तो उसके बाद ये विंड्स थोड़ी सी इधर मुड़ के इधर बारिश करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो पहाड़ों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहाड़ क्या करते हैं, हवाओं का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वहीं तमिलनाडु में इस तरह की कोई पहाड़ ना होने के कारण मानसून ऊपर से निकल जाता है और रिवर्स में आके बारिश करता है। तमिलनाडु में रिवर्स में बारिश कैसे होती है आज उसकी भी बात करेंगे। चलिए आगे आते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। तो देखिए भाई, हमारे यहाँ गर्मी कब आती है, हमारे यहाँ समर सीजन तब आता है जब आप कहेंगे कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, आपको पता है 21 जून को सबसे ज़्यादा तेज़ी से
डायरेक्ट किरणें किसकी पड़ती हैं, सन की पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसका मतलब अभी आपके यहाँ मॉनसून सीजन चल रहा है, मतलब सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ होगा, इस साइड में होगा, इधर होगा, और वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट होगा। कैप्रिकॉर्न पे जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ ठंड आएगी, तब हमारे यहाँ क्या आएगी, ठंड आएगी। तो जैसे मतलब सन की पोजीशन नहीं, अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, सन तो अपनी जगह पोजीशनिंग में है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा मतलब कैंसर पे, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर मतलब इसकी रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी बात ये जानिए, के कारण भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान आता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान उच्च दाब वाली पवनें। अब इसको समझिए, हमारे यहाँ का क्लाइमेट का मैकेनिज्म समझिए। ये हिंद महासागर है जी, कोई बात नहीं। जब सन यहाँ पे है तो यहाँ गर्मी होगी। आपको पता है कि हवा जब गर्म होती है तो गर्म हवा हल्की होती है। जब ये हल्की होती है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है, ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अभी ठंडी का इलाका, अभी क्या है, यहाँ ठंडी है। हिंद महासागर की पोजीशन भी कुछ भूमध्य रेखा के नीचे है, मतलब ये ठंडी है। जहाँ ठंड है वहाँ प्रेशर कैसा होता है, वहाँ हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर। हमारे अगर ठंडी हो तो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे होता है लो प्रेशर, जिसे आपने निम्न दाब वहाँ पे पढ़ा। तो इसका मतलब तय है कि इंडिया में गर्मी आने के साथ ही ये तय हो जाता है कि अब बारिश आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी इंडिया के वेस्ट पार्ट में यहाँ पे गर्मी का रेजअप होना शुरू होगा। अब यहाँ पे निम्न दाब बना लो प्रेशर, यहाँ है हाई प्रेशर, और हवाओं का रूल होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो ये विंड्स फटाफट इधर भगने लगती हैं, इधर भगने लगती हैं, और जब ये आती हैं और पहाड़ों से टकराती हैं, बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके आती हैं, क्योंकि ओशन के ऊपर से आती हैं, क्योंकि भारी हवाएं हैं, और बारिश की शुरुआत होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद, समर के बाद रेनी सीजन का आना ऑटोमेटिक तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही लिखा है कि हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा को पार करके अस्थल की तरफ, तो दे विल क्रॉस द इक्वेटर एंड दे विल रीच टुवर्ड्स द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दो तरह के मानसून होते हैं। पहला है साउथ वेस्ट मानसून, हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून एक होता है। पहले हम साउथ वेस्ट मानसून के बारे में जानेंगे, इसके बाद एक और मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून। देखिए हमारे यहाँ जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर तक होता है। कब से होता है, जून से लेकर सितंबर तक। तो अब ध्यान से देखिए साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या हुआ, ये हमारा साउथ है और ये वेस्ट है। ये क्या है, हमारा वेस्ट है और ये साउथ का हिस्सा है। मतलब इधर से जो मानसून विंड्स आएंगी उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। वहीं यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो एक तो ये पहले तो आपका ईस्ट है और नीचे है तो साउथ ही है, ऊपर गया तो नॉर्थ ईस्ट। तो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट होती है या साउथ ईस्ट होती है, वो बात की बात है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बार बार बोलता हूं कि वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा बारिश पाते हैं। कुछ कुछ इलाकों पे तो 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है, 250 सेंटीमीटर प्लस तो आम बात है यहाँ पे बारिश। क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ों की सिचुएशन, तो सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, केरला में। 1 जून को केरला में बारिश हो जाती है। 1 जून को क्या होती है, केरला में बारिश हो जाती है। और उसके बाद ऐसे ही 5 जून, 10 जून बढ़ते बढ़ते 10 जून को मुंबई में और 15 जून को सूरत में ये बारिश हो जाती है। तो ये ऐसे ही बारिश बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक वर्ड पूछा गया है, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो बात करते हैं अरब सागर से। जो अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ से आता है तो आप बोलेंगे अरेबियन सी से आता है। कहाँ से आता है भाई, अरेबियन सी से। तो अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ता है। अब वो 3 शाखाएं, एक यहाँ से, एक कुछ यहाँ से निकलेंगी और एक कुछ ऊपर से निकलेंगी। कैसे, अभी समझते हैं। पहली शाखा केरल के तट पे 1 जून को पहुंचती है और ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और बारिश, तो जो केरला में पहुंची 1 जून को यहाँ पे बारिश कर दी अच्छी खासी। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पे अपेक्षाकृत कम बारिश। अब पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान मतलब ये एरिया,
ये एरिया, जैसे पहाड़ों की सिचुएशन अगर ऐसी है तो ये पश्चिमी ढलान है और ये पूर्वी ढलान है, पूर्व साइड का। अब उसका कारण क्या है, ये पहाड़ 3000 मीटर तक की हाइट वाले हैं। अब हवा यहां से टकरा रही है तो इसके पश्चिमी इलाके पे टकराएगी। वेस्ट पार्ट में जब टकराती है तो हवा की हवा में इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि हार्डली हवा 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक जा पाती है। इस तक जाते जाते बारिश कर ही डालती है पूरी। तो इतनी ऊंचाई से 2000 मीटर के बीच में जो वैरी करते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे हैं, तो जब हवाएं उन पहाड़ों को क्रॉस करेंगी तब तो इधर से टकराएंगी। ऐसे आगे से घूम के थोड़ी टकराएंगी कि हे तुमको भी बारिश चाहिए, चलो इधर से आते हैं, टकरा जाते हैं। तो ऐसा होता नहीं। इसी के कारण पूर्वी क्षेत्र की ढलानों पे बड़ी थोड़ी बारिश कम होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो अरेबियन सी का दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि का मतलब बारिश और छाया का मतलब शैडो क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बारिश यहां नहीं होती। तो देखिए ये 1200 मीटर की हाइट पे आके बारिश, अब ये टॉप पार्ट और इसका ये बॉटम पार्ट जो कि इधर तमिलनाडु का हिस्सा शार हो जाता है, वहां पे बारिश कम होती है। इसीलिए यहां पे बारिश का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यहां से निकलने वाली रिवर्स इनका काम कर देती हैं, लेकिन डायरेक्ट बारिश बहुत कम होती है, नॉमिनल होती है। कभी हवाओं का सर्कुलेशन घूम गया तो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई कि पहली शाखा, अरे यार ये तो वही रिपीट हो गया है लगता है मुझे, चलो कोई नहीं, आते हैं। देयर इज समथिंग मिसिंग, गिव मी अ सेकेंड। यहां चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरी जो शाखा है वो इधर से कहीं से निकलती है और ये आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से बारिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, थोड़ी आगे की तरफ बढ़ जाती है। और इन सारी चीज़ों को पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या है इसमें। ये नोट डाउन हो जाए, ठीक है। तो अब जो दूसरी शाखा है वो यहां मुंबई से निकलेगी। कहां से निकलेगी, मुंबई से निकलेगी। मुंबई ये 5 से 10 जून के बीच में पहुंचती है। देखिए भाई 10 जून तो मैक्सिमम होता है, और ये शाखा यहां से निकलती है। इसको अलग कलर से आप रिप्रेजेंट कर लें। चलिए भाई, तो ये जो शाखा है 5 से 10 जून को, ये दूसरी शाखा मुंबई से निकलेगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि पहली शाखा की जगह जो दूसरी शाखा है, सेकेंड ब्रांच है, वही स्लाइड यहाँ मिसिंग हो गई है, वो 5 से 10 जून को मुंबई पहुंचती है। मुंबई की लोकेशन ही ऐसी है, मुंबई की लोकेशन ही ऐसी जगह पे है कि वो सबसे पहले बारिश रिसीव करता है, थोड़ा सा सी के पास पहुंच जाता है और अंदर। ठीक है, तो वहां पे पहुंचती है और मिडिल इंडिया में अच्छी बारिश करती है। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे भी बारिश होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में बारिश कुछ खास देखने को नहीं मिलती। एमपी में बारिश करते हुए ये क्लाउड्स जो हैं, एमपी में बारिश करते हुए ये निकल जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं ऊपर के इलाकों में। इसके बाद इसकी तीसरी ब्रांच आएगी। क्या आएगी, अब हम तीसरी ब्रांच के बारे में बात करेंगे। ये पहली शाखा हो गई। अरब सागर की तीसरी शाखा प्रवेश करती है सौराष्ट्र से। तीसरी शाखा जो है, ये देखिए, इसको मैं यहां से डिलीट करूं अगर, सॉरी ये ऐसे थी, और ये 5 से 10 जून लिखिए, ये मुंबई लिख लीजिए आप। वहीं जो थर्ड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच ये सौराष्ट्र, यहां से, मतलब यहां पे आप देखते हैं ना गल्फ ऑफ खंभात है, ये जो है गल्फ ऑफ खंभात है। ओके, ठीक है, तो ये सौराष्ट्र के इलाकों से निकलती है। सौराष्ट्र गुजरात का ही हिस्सा है, सौराष्ट्र गुजरात का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यहां से निकलते हुए बारिश करती है। तो 3 ब्रांच होती है। ठीक है, एक मुंबई से, एक केरला से, एक सौराष्ट्र से। ठीक है, और क्या होगा, तो ये सौराष्ट्र से निकलेगी, गुजरात से थोड़ा कहां करेगी, राजस्थान, थोड़ी बारिश कहां करेगी, पंजाब करेगी। कहां करेगी, पंजाब। तो यहां से थोड़ी सी ये पंजाब में, ये पंजाब का इलाका आपको पता ही होगा, और ये राजस्थान का इलाका है। और इधर से जो मॉनसून विंड्स आती है उनसे टकराती है और फिर हिमालय के वेस्ट पार्ट पे, वेस्ट हिमालय में बारिश करती है। फिर कहाँ बारिश करती है, वेस्ट हिमालय में बारिश होती है। वेस्ट हिमालय में बारिश कहाँ से होती है, ये विंड्स जाती हैं और ये विंड्स आपस में मिक्स होके जाती हैं। तो आपको पता चला अरेबियन सी की 3 ब्रांचेस, 1 जून वाली यहाँ रही, राइट, फिर 5 से 10 जून वाली, और
15 जून के करीब वाली ये हैं। तो इन सारी रेंजेस से फिर राजस्थान में बारिश जो होती है वो लगभग में अरेबियन सी से हो जाती है, और राजस्थान के बाद पंजाब के इलाकों में बारिश भी अरेबियन सी से हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, नहीं है तो हम आगे चलेंगे। चलिए आगे बढ़े, हम आते हैं बंगाल की खाड़ी के पास। तो ये अभी आपने अरेबियन साउथ वेस्ट मानसून पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, साउथ वेस्ट मानसून आपने पढ़ लिया, या आप सीधी बात कह सकते हैं कि आपने पढ़ लिया अरेबियन सी का मानसून, कि अरेबियन सी से जो विंड उठती हैं वो क्या करती हैं, कैसे मानसून को स्प्रेड करती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे आप कहेंगे ये है हमारा इंडियन, ये बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी आप लिख लीजिए, यहाँ छिप गया ये बंगाल की खाड़ी। ये म्यांमार में अरकान की पहाड़ियाँ, देखिए ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर भी डिसाइड करती हैं, बहुत फेमस है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर डिसाइड करती हैं ये, ठीक है। तो अरकान की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अरकान की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय 2 पवनें निकलती हैं। देखिए बे ऑफ बंगाल से यहाँ से 2 पवनें निकलेंगी, जो पहली निकलेगी वो सीधे चली जाती है म्यांमार, और यहाँ की पहाड़ियों से रिफ्लेक्ट होते हुए आप देख सकते हैं ये उड़ीसा से बारिश करते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी में दिल्ली तक पहुँच जाती हैं। कहाँ तक पहुँच जाएंगी, दिल्ली तक पहुँच जाएंगी, ये पवनें आती हैं। वहीं एक पवन जो है, जो पवन नंबर 2 है, ये सीधे जा रही है और यहाँ मेघालय में, यहाँ क्या है, मेघालय है, ठीक है। मेघालय में ये जो पहाड़ियाँ यहाँ पे मैंने आपको 3 बताई थी, जिसे आप कहते हो गारो, खासी, ये सारी भाषाएं भी हैं, और जयंतिया ट्राइब्स भी हैं, और पहाड़ियाँ भी हैं। तो हर पहाड़ी पे हर ट्राइब अपनी लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे टकराती हैं, फिर यहाँ पे हैवी बारिश करती हैं, ये बहुत हैवी बारिश करती है। ये नक्शा म्यांमार का है, हैवी रेनफॉल होती है, और इस हैवी रेनफॉल के बाद फिर ये इधर की तरफ बढ़ते हुए चली आती हैं। तो ध्यान से देखिए, म्यांमार तट पर स्थित अरकान की पहाड़ियों से ये पवनें विक्षेपित का मतलब होता है डाइवर्जन, विक्षेपित का मतलब होता है डाइवर्ट होना, ठीक है, डाइवर्ट होती हैं और भारत की तरफ मुड़ गई हैं, साफ दिख रहा है। इसकी एक शाखा ये देखिए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देखिए बारिश हो रही है, और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान से पंजाब के मैदान में। तो ये बारिश करते हुए देखिए पूरे पंजाब तक जाती है, पूरे कहां तक जाती है, पंजाब तक जाती है, ठीक है। और यही शाखा जो यहां से सौराष्ट्र वाली शाखा आती है ना, इससे मिलती है। तो ये वेस्ट हिमालय में बारिश करती है, वेस्ट हिमालय में बारिश करती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे कैसे बारिश होती है। और ये पहली शाखा ये वेस्टर्न घाट पे बारिश करती है, दूसरी शाखा ये ये आप कह सकते हो मुंबई से एंट्री करके ये पहली शाखा यहाँ पे साउथ इंडिया में ठीक ठाक बारिश करेगी, दूसरी शाखा मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को बारिश करेगी। इस तरह से लगभग में कुछ हिस्सों को छोड़ के इंडिया का एक ठीक ठाक हिस्सा बारिश से कवर होता है। ये रैंडम है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन पैटर्न यही है, मोटी मोटा आपका जो पैटर्न है, पैटर्न यही है, यही इसका पैटर्न है। आगे चलते हैं। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी। अब ये क्या है, असम वैली है या ब्रह्मपुत्र वैली कह लीजिए भाई, असम वैली कहिए। तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी बारिश सेकंड ब्रांच से, तो ये जो सेकंड ब्रांच है हमारी, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लेती है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की कोई कमी नहीं है, ये हम सबको पता है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल की सेकंड ब्रांच है हैवी बारिश करती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा करती है, जिसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित मानसी में सबसे ज्यादा, पहले चेरापूंजी थी, चेरापूंजी और मानसी राम में मैक्सिमम 10 किलोमीटर का फर्क होगा। इतने ही दूर में बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेघालय में ही ये गांव है, एक एरिया है जहाँ पे हैवी बारिश हो जाती है। यहाँ 7 से 8 महीने बारिश चलती है। मेरे पास मेघालय से स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कभी कभी, मुझे पता है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बारिश का क्या हाल है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि आपने तो ये किसको क्या बोलोगे, ये देखिए बंगाल की खाड़ी से ये साउथ ईस्ट का मानसून हो गया, ठीक है, ये साउथ से निकली और ईस्टर्न एरिया से मेंशन की, और ये साउथ वेस्ट हो गया
और एक साउथ ईस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंडिया में मॉनसून के आने का पैटर्न देख लीजिए, मॉनसून पैटर्न पूरा देख लीजिए आप कि कैसे आती हैं। देखिए 1 जून को आई, ये बारिश करते हुए चली गई, चेन्नई है, तमिलनाडु आपका बच गया, तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की हो गई तो हो गई, नहीं तो तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई। इसके बाद 5 जून वाली, ये देखिए ये यहाँ से मतलब इसी में कई सारी ब्रांच है, ये देखिए हैदराबाद से होते हुए निकल गई, मतलब साउथ इंडिया कवर। फिर मुंबई से निकली, ये देखिए पूरा मध्य प्रदेश होते हुए भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए ऐसे निकल गई, 10 जून तक यहाँ पहुँच गई। फिर ये देखिए सौराष्ट्र से 15 जून को ये निकली, अहमदाबाद होते हुए ये लखनऊ होते हुए नेपाल पहुँच गई। 1 जुलाई को भी ये देखिए, हालांकि वो मोटे मोटे 3 ब्रांच है, इसको बाइफरगेट किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा और डाइवर्जन किया गया, तो 1 जुलाई को भी एंटर हो रही है, ये गुजरात के इलाके से और थोड़ी सी बारिश करते हुए निकल गई। और देखो राजस्थान के इलाके से भी कभी कभी एंट्री मारती है और ये पश्चिमी हरियाणा को बारिश करते हुए निकल जाती है। तो ये देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं अराइवल ऑफ मॉनसून। इसे आप क्या कहेंगे, अराइवल ऑफ मॉनसून। मॉनसून का क्या है, ये अराइवल है। जब मॉनसून आता है तो इन डेट पे आता है और इन डेट्स पे फिर ये निकल जाता है। वही देखिए 5 जून को यहाँ से दिखा रहा है कि ये बांग्लादेश से होते हुए इधर जाएंगी, ये 1 जून को देखिए नीचे वाले इलाकों में बारिश करते हुए जाएंगी। तो अलग अलग पूरा पैटर्न है। ये तो आपकी एनसीईआरटी की क्लास 9th में मिल जाएगा। क्लास 9th की एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा, उसमें 2 मैप हैं, एक मैप ये अराइवल का है और एक है डिपार्चर का। डिपार्चर का मतलब होता है रिट्रीटिंग मानसून। क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून। जब मानसून जाता है, कब जाता है, मानसून सितंबर से सितंबर से अक्टूबर के मंथ में रिवर्ट होता है, सितंबर से अक्टूबर के मंथ में मानसून रिवर्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंटर में क्या होगा, सन कहाँ होगा, कैंसर पे होगा, सन कहाँ होगा, कैप्रिकॉर्न पे होगा। अगर जब सन कैप्रिकॉर्न पे है तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, हमारे यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर। अब ये एरिया क्या हो गया, कोल्ड हो गया, और ये एरिया क्या हो गया, हॉट हो गया। तो इंडियन ओशन क्या है, हॉट है, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो अब हवाएं किधर से चलेंगी, हवाएं चलेंगी इधर से वापस, और स्टार्ट हो जाएगा रिट्रीटिंग मॉनसून। अब क्या स्टार्ट होगा, रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून को ही कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्योंकि जब हवाएं रिटर्न भी होती हैं तो भी बारिश करती हैं। अब क्या ये जो स्थल से हवाएं रिटर्न हो रही है ये बारिश करेंगी, ये उतनी बारिश नहीं करती क्योंकि इनमें उतनी नमी नहीं होती। लेकिन ध्यान से समझिए, अब तमिलनाडु में बारिश कैसे होती है समझिए। तमिलनाडु में नवंबर में बारिश होती है, राइट, तमिलनाडु में नवंबर महीने में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर में। क्यों होती है समझिए, यहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, ये आपका तिब्बत प्लेटू है, ये क्या है, तिब्बत प्लेटू है, ठीक है। तिब्बत प्लेटू के रीजन से आप कहेंगे सर कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो यहां से हवाएं रिटर्न हो रही हैं इंडियन ओशन की तरफ। तो जब ये रिटर्न हो रही हैं तो किसके ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से रिटर्न हो रही हैं। अब जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से रिटर्न हो रही हैं तो यहां से मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं। क्या कैरी कर लेती हैं, मॉइस्चर। और अब ये तमिलनाडु के ऊपर बारिश, तूफान, साइक्लोन्स सब लेके आती हैं। तो तमिलनाडु को विंटर में बारिश रिसीव होने का कारण क्या है, तमिलनाडु थोड़ा सा समुद्र तल से बहुत ज्यादा अटैच है, तो ऊपर से रेस बारिश की हवाएं, मॉनसून विंड्स निकल जाती हैं जब बारिश का अराइवल होता है। लेकिन जब रिट्रीटिंग होता है तो ये यहाँ पे लो प्रेशर है ना, तो वो बड़ी नीचे से होके जाती हैं, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ से जो विंड्स उठाती हैं, यहीं पे थोड़े और ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है, बाढ़ तक आ जाती है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ठंडी में बारिश होने का यही कारण है कि तिब्बतियन प्लेटू पे बहुत हाई प्रेशर बनता है, इंडिया के नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है, और यही हाई प्रेशर क्या करता है, ये हाई प्रेशर हिंद महासागर में क्रिएट हुए लो प्रेशर को कवर करने के लिए कुछ इस तरह से जाता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, और ये तमिलनाडु में और केरला के कुछ हिस्सों में बारिश करते हुए जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु में बारिश किस मानसून से होती है, आप कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या कहोगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून, या क्या कहोगे, रिट्रीटिंग मानसून कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया इंडिया का जो एक एरिया बचा था, यहां पे भी बारिश हो गई। आगे समझते हैं तमिलनाडु के कारण, यही दिखे
तो एक तो आपने देखी है वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पे हैवी बारिश हो गई और यहाँ पे लो रेनफॉल या नो रेनफॉल, ठीक है। तो तमिलनाडु पे बारिश नहीं है, तमिलनाडु से मानसून कुछ ऐसे निकल जाता है। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर है। दिक्कत क्या है कि तमिलनाडु का जो कोस्ट है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। अब ये जो कोस्ट है ये इतना नीचे है, इतना नीचे है कि ये लगभग में बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो बीच में कोई पहाड़ी है नहीं, पहाड़ी नहीं है तो अवरोध होगा नहीं, और जब कोई चीज इसको स्टॉप नहीं करेगी तो ये बारिश तो करेगी ही नहीं ना। तो ये देखिए ऊपर से किनारे किनारे से बारिश करके निकल गई, इसलिए यहां पे ड्राई है। शुष्क का मतलब क्या है? ड्राई है, कम बारिश होती है। तो तमिलनाडु को इसीलिए कहा जाता है कि तमिलनाडु अरेबियन ओशन के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है जहां पे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? मैंने आपको लगभग में सारी चीजें समझा दी, ये लास्ट है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में अगर आपको मैं थोड़ा सा वर्ड मैप की तरफ ले चलूं, एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। वेट अ मिनट, नहीं यहां से नहीं, रुकिए एक मिनट, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। शायद मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं बाद में आपको। आई कांट एग्जिट फ्रॉम हियर, मुझे कुछ मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। और 2 मिनट मुझे दीजिए। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात करेंगे आप कि ये कैसे इंडिया में आता है, तो समझिए सर। आपको पता है कि यहाँ पे आपको मैंने बताया होगा कि यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे एशिया फिनिश, और यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में एक सी आता है जिसे आप मेडिटेरियन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी कहते हैं। अगर आपने कैनॉल्स वाला वीडियो देखा होगा, वर्ड कैनॉल्स, तो आपको पता है कि स्वेज कैनॉल रेड सी और मेडिटेरियन सी को ऐड करती है, जो कि कहाँ बनी है? इजिप्ट में बनी है, ठीक है, इजिप्ट में बनी है। तो हमें पता है ये जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे कुछ विंड्स का फ्लो होता है और कुछ अलग मॉनसूनी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके बाद इस मेडिटेरियन सी से कुछ हवाएं इंडिया के वेस्ट से एंटर करती हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए इंडिया में आती हैं, पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए इंडिया में आती हैं। तो ये ठंडियों में, शीत ऋतु में अप्रॉक्स अगर मैं सही हूँ तो फरवरी में, जनवरी से लेके फरवरी में, स्पेशली फरवरी में महाशिवरात्रि के टाइम पे मैं ये अक्सर देखता हूँ कि बारिश हो जाती है। आप भी ध्यान से न्यूज़ देखेंगे तो आप पाएंगे शिवरात्रि के आसपास बारिश होती है, और हैवी बारिश अगर हो गई तो फसलें लेट जाती हैं और गेहूं की फसलों में बड़ा नुकसान होता है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और थोड़ा सा यूपी पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तो बर्फबारी होती है, स्नोफॉल हो जाता है, कहते हैं स्नोफॉल हुआ है, लोग घूमने जाते हैं। वहीं पंजाब के एरिया में और थोड़ा सा यूपी के एरिया में जो बारिश होती है उससे क्या होता है, कहा जाता है कि ये फसलों के लिए अच्छी है। ये कहा जाता है कि फसलों के लिए अच्छी है। इसी को कहा जाता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ है। ये कहाँ से आता है? पूछा गया है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहाँ से इंडिया में एंटर करता है, तो आपको क्या बता देना है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है वो इंडिया में एंटर करता है कहाँ से? मेडिटेरियन सी से। कहाँ से आता है भाई? मेडिटेरियन सी से आता है, ठीक है। तो इतना जान लीजिए, इसको अगली स्लाइड में और अच्छे से समझिए। ये देखिए, ये है आपका मेडिटेरियन सी, ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती हैं। ऊपरी इलाकों में तो बर्फबारी हो जाती है, ऊपरी इलाकों में क्या हो जाती है? बर्फबारी हो जाती है यहाँ पे इन इलाकों में। तो देखिए रबी की फसल होती है उस टाइम पे, रबी की फसल विंटर क्रॉप होती है, तो कम तापमान में बोई जाती है, जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चना, इनके लिए अच्छी मानी जाती है। खरीफ की फसल के बारे में हमको पता है, वर्षा के समय बोई जाती है। तो कहा जाता है कि ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है कि थोड़ी बारिश हो जाती है तो थोड़ी नमी मिल जाती है। लेकिन अगर ये बहुत तेज रहा, बहुत ज़्यादा तेज रहा, तो उससे क्या होता है? नुकसान भी बहुत होता है। नुकसान में क्या होता है कि फसलें लेट जाती हैं, तो कहीं से में ओले पड़ गए तो भी बहुत दिक्कत होती है, और ये हर साल होता है। ये क्या होता है? हर साल होता है। यही कारण है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कुछ मामलों में अच्छा है, बुरा है, सबके अपने फायदे हैं। तो चलिए आगे आते हैं। भारत में वर्षा के आंकड़े,
भारत की जो एवरेज रेनफॉल है वो 125 सेंटीमीटर है। भारत के 35% पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। या आप देखिए लेह, ये कम बारिश वाले, इसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और यही क्या है आपका? हॉट डेजर्ट है इंडिया का। ये देखिए ये हैवी रेनफॉल वाले हैं, ये 250 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ तो 400 सेंटीमीटर से प्लस बारिश होती है। ठीक है, भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वेस्टर्न घाट, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पश्चिम हिमालय। उत्तर पश्चिम हिमालय, पहले तो ये पश्चिम आया, तो ये वाला इलाका भी अच्छा खासा बारिश रिसीव करता है। वही सबसे कम वर्षा वाला 20 सेंटीमीटर से भी कम राजस्थान और लद्दाख। बाकी सब में ये सारे एरिया एवरेज रेनफॉल रिसीव करते हैं। इसी में एक थोड़ा सा एरिया यहाँ पे ऐसे अर्धचंद्राकार पेटी जैसा बनेगा, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का हिस्सा है। ये भी एरिया इसी की तरह बिहेव करता है। ये दक्कन प्लेटू का एक एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं पहुँचती है, बाकी लगभग में पहुँचती है। ठीक है, अब देखिए भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक बारिश होती है। ये ऐसा कह रहे हैं कि वेस्टर्न, हालांकि आप कहोगे वेस्टर्न घाट पे ही सारी बारिश हो जाती है, लेकिन ये इलाके मैदानी है, यहाँ पे मैदानी इलाका है, थोड़ा सा ये मैदानी इलाका है। और अगर आप पूर्वी भाग की बात करते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट को भी कैलकुलेट कीजिए, तब पूर्वी समझिए। आप नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं, यही कारण होता है कि आप इस मैप को ऐसे ढक देते हैं सर से, और अब आप कहते हैं कि जो मेरे साइड में बचा मैप है ये इंडिया है। नहीं, ऐसे थोड़ा सा हटो, अपने आप को झुकाओ, अपना नजरिया बदलो, तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट भी हमारे पार्ट में आता है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए हाफ से डिवाइड किया गया। अब बात कीजिए, अब ये हिस्सा आपको बारिश का ज्यादा दिखेगा इसके कंपैरिजन में। और ये हिस्सा देखिए चावल के लिए बड़े फेमस है, और पर गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही देखिए मैंगो शावर पूछा जाता है कि व्हाट इज मैंगो शावर। देखिए मैंगो शावर जो पूछा जाता है उसका मतलब समझिए ना कि ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन में ही आपके गांव में, अभी आपने देखा होगा हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी कभी अचानक बारिश होती थी गर्मियों में, तो हम कहते थे, दादी कहती थी अब आम पकने लगेंगे। अब आप शहर में हैं, आपको नहीं पता होगा, तो हम उस बारिश में झोले लेके जाते थे, उस बारिश में पेड़ों के नीचे कट कट कांपते हुए, और कच्चे आम बीन के लाते थे, उससे अचार खटाई पड़ती थी। और फिर उसके बाद तय हो जाता था कि अब आम नहीं तोड़े जाएंगे क्योंकि ये बारिश पाने के बाद ये आम पकने लगेंगे। इसी को मैंगो शावर कहा जाता है। ठीक है, खत्म होते ही मानसून के आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्षा देखने को मिलती है। ये आम की फसल के लिए बहुत होती है, इसे आम वर्षा, मैंगो शावर कहते हैं। तो ये जैसे ही गर्मी खत्म होती है वैसे ही बारिश नहीं आ जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई में गर्मी खत्म हुई तो जून लगते ही बारिश नहीं आती है। जून में मतलब भाई यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो जुलाई वगैरह में बारिश आती है, 15-20 जून के बाद बारिश आती है, लेकिन उसके बीच में अचानक कुछ बारिश होती है इन इलाकों में, उसे मैंगो शावर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा आर्द्र स्थान है? एसएससी सीपीओ 2017, आपको मैंने अभी बताया मानसी राम। क्या है? मानसी राम सबसे आर्द्र स्थान है। वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम वाला एरिया तो 25 से भी कम में है लद्दाख का लेह एरिया। भारत में धान के प्रदेश जहां पे भी हमारे यहाँ 100 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर प्लस अगर बारिश है हमारे यहाँ, तो वहां पे हम राइस कल्टीवेशन करते हैं। भाई जिन बच्चों को धान नहीं पता है वो जान लीजिए धान को राइस कहा जाता है। आप 100 के साथ आंसर जाएंगे। एसएससी में फूड कॉर्पोरेशन में पूछा गया, ये भी एसएससी सीपीओ 2007 में पूछा गया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्व मानसून, जिसे आप रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग मानसून या उत्तर पूर्व मानसून। तो आपको पता है ये बारिश कहाँ ज़्यादा करता है? ये तो तमिलनाडु के इलाकों में बारिश करता है। फिर हमारे पास है साउथ वेस्ट और एक है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कहाँ पे भाई? तो ये रिट्रीटिंग मानसून, वही बात हो गई, और इसे आप नॉर्थ ईस्ट मानसून कह लीजिए। संवहनीय वर्षा बिल्कुल नहीं। तो साउथ वेस्ट जो अरेबियन सी वाला है, जो क्या है? अरेबियन सी वाला है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश ज्यादा होती है। क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून देखिए तो पूरा साउथ इंडिया छोड़ देता है और वो नॉर्थ इंडिया में ऐसे एंटर करता है। कहाँ से? अरकाना की पहाड़ियों से टकरा के, अरकाना की पहाड़ियों से टकरा के ये आता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो देखिए पश्चिमी घाट और मेघालय में, पश्चिमी घाट और मेघालय में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में और वेस्टर्न घाट पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है,
मैंने बोला ना कि आज के बाद से आपको मॉनसून में डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब आपको मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको मोटी मोटा सारी हवाएं याद रहेगी। निम्न में से किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है? 200 मिलीमीटर पूछा है भाई, 200 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं। मिलीमीटर को डिवाइड करोगे 10 से तो ये सेंटीमीटर में आएगा। अब इसके हिसाब से आंसर करो, नहीं तो ट्रिक हो जाओगे। तो आप कहोगे लद्दाख, क्या कहोगे? लद्दाख। अगर वही 200 सेंटीमीटर पूछ देता तो आप असम, मणिपुर, त्रिपुरा जो भी करते आप प्पश्चिम बंगाल कह सकते हो, उड़ीसा नहीं कह सकते, बिहार नहीं कह सकते, केरल कह सकते हो, तमिलनाडु नहीं कह सकते, कर्नाटक कह सकते हो। तो इस तरह से होते हैं 200 सेंटीमीटर प्लस वाले। भारत के निम्नलिखित से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम में। कहां पे होगी? उत्तर पश्चिम में, क्योंकि कहां से आता है? इधर से, मेडिटेरियन सी से आता है ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट किधर से आए, हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट में। जो पंजाब है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब क्या है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसके रीजन से। और हम बात करें तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जिन कारणों से होती है वो है, तो अभी कौन सी बारिश थी? वो नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सी थी वो? नॉर्थ ईस्ट मानसून थे। तो आई थिंक आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए और चीजें पहले से बेहतर अब आपको समझ में आ रही हैं। कुछ और क्वेश्चन जानने हैं आपको तो चलिए, वही चीजें हो गई आपकी, इससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो इंडिया का मॉनसून कैसा है? ट्रॉपिकल। कैसा है भाई? ट्रॉपिकल मॉनसून है हमारे यहाँ, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून है। तो आई थिंक मॉनसून से रिलेटेड ये सारी चीज़ें ही कवर होती हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई थिंक लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा आपके एसएससी की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए। एसएससी या उसके पैरेलल जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में आप देख सकते हैं कि इसमें पीसीएस, यूपीएससी के भी क्वेश्चन हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय एवरीवन।